जय हिंद साथी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं? तो सभी को नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सभी बच्चे? उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सब जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं दिल्ली पुलिस 2025 की तैयारी, और उसके अंदर हम लोग कर रहे हैं इतिहास को कवर। और इतिहास के अंदर आज हम लोग उस साम्राज्य को पढ़ेंगे जिसकी कहानी बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। साम्राज्य होगा मराठा साम्राज्य। जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं, मराठा साम्राज्य की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो उस साम्राज्य को पढ़ने से पहले उस साम्राज्य की कुछ गाथाएं सुन ली जाए, थोड़ी बहुत कुछ कहानी है। तो जरा मैं कहना चाहूंगा, एक बात को जरा सुनना ध्यान से। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिना लड़े, उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार। धिक्कार जो देखे ना सपना, धिक्कार जो देखे ना सपना, अपनों का अधिकार। अपनों का अधिकार, असल अधिकार है अपनों का। अपनों के खातिर करना कुछ आज हमको, अपनों के खातिर करना कुछ आज हमको। तू माटी का लाल है, तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का, तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। यह अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तो दोस्त याद रखना, ये अंधकार कुछ पल का ही है, उसके बाद सारा कुछ बस तुम्हारा है। थोड़ी मेहनत, थोड़ी लगन और थोड़ी परेशानियों को सामना करो और सपनों को साकार करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और जानेंगे हम लोग भैया मराठा साम्राज्य के बारे में। मुगल वंश को हम लोग कर चुके हैं, ये है मराठा साम्राज्य की पहली वीडियो। इससे पहले हम लोगों ने लाइव आने की कोशिश करी थी, और लाइव में हम लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस कारण से हम लोग अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। तो उसको देख लेना आराम से और समझ लेना भैया, मुगल वंश के बाद जो एक साम्राज्य हुआ वो हुआ मराठा साम्राज्य। और मराठा साम्राज्य के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली होगी इस वाली वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर, जो हम लोग हर रोज लिखते हैं, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। अच्छा, कोई बच्चा मुझे यह बता सकता है कि अपना जो बैच है मेरे भाई, वो कौन सा बैच है? अपना बैच का नाम कोई बच्चा मुझे बता सकता है? तो आप कहेंगे संघर्ष बैच जो है वो हमारा बैच है, और इस बैच के अंदर हम लोग तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कोई भी इस चीज का चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। बोलेंगे यस भैया। अच्छा, सब्जेक्ट कौन सा है आपका? तो सब्जेक्ट बताएंगे जरा। सब्जेक्ट कहेंगे आप इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास जो है आपका सब्जेक्ट होने वाला होगा। अच्छा, टॉपिक जो आज का होगा वो टॉपिक जरा महत्वपूर्ण से देखना जरा। टॉपिक जो होगा आपका वो होगा मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य। अच्छा, मराठा साम्राज्य को ही हम लोग कुछ जगह पर इनका ही नाम हमें लोग को मिलता है राजपूत वंश। इनका ही कुछ जगह हमें नाम मिलता है राजपूत वंश के भी नाम से जाना जाता है इनको, राजपूत। ओके, राजपूत वंश याद रखेंगे भैया कि मराठा साम्राज्य को ही कई जगह राजपूत वंश के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग थोड़ा एक दिमाग के अंदर एक चीज बसा लेते हैं कि भैया इस मराठा साम्राज्य को हम लोग किस प्रकार से करेंगे, किस किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। क्योंकि किसी भी चीज को करने से पहले अपने दिमाग में एक मैप बनाना जरूरी है, माइंड मैप बनाना जरूरी है। तो माइंड मैप मैंने बना चुका हूं, अब सिर्फ आपको देखना होगा, उसी माइंड मैप पे आपको चलना होगा मराठा साम्राज्य को कवर करने के लिए। माइंड मैप क्या होगा मेरे भाई? मराठा साम्राज्य को हम लोग 3 भाग में कवर करेंगे। इसके 3 पार्ट होंगे। हाँ जी, पहला पार्ट जो होगा वो किसके ऊपर होगा, दूसरा पार्ट जो होगा वो किसके ऊपर होगा, सारी बातें मैं इस वाली वीडियो में आपको बता रहा हूं। पहला पार्ट जो होगा वो होगा शिवाजी के बारे में। फर्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिवाजी के बारे में। सेकंड पार्ट में हम लोग शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में बात करेंगे, या यूं कहें मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी। क्या कहेंगे? मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी, उत्तर अधिकारी।
इनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, उत्तराधिकारी। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा भैया भौगोलिक स्थिति, या सॉरी भौगोलिक स्थिति नहीं, पेशवा काल। कौन सा काल? पेशवा काल। उत्तराधिकारी काल के बाद पेशवा काल हुआ, जो कि वंशानुगत कर दिया गया था। ओके, जानेंगे किसने इसको वंशानुगत किया और क्यों ये वंशानुगत किया गया था, कारण क्या था। पेशवा काल, पेशवा काल कौन सा काल मेरे भाई? पेशवा काल। हम लोगों ने 3 कालों को पढ़ा है, तो तीनों कालों के बारे में जानना जरूरी है। अगर मैं बात करूं मेरे भाई कि शिवाजी का जो समय काल है वो कब से कब तक रहेगा, तो आप कहेंगे मेरे भाई कि शिवाजी का समय काल 1627 से शुरू होता है और 1680 में खत्म होता है। 1627 से 1680 शिवाजी का जो समय काल है 1627 से लेकर 1680 तक रहता है। उसके बाद आ जाता है उत्तराधिकारी काल, क्योंकि 1680 में क्या होता है, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है? आप कहेंगे भैया उसके बाद जो गद्दी पर है वो आते हैं उत्तराधिकारी। ये समय काल जो है 1680 से लेकर 1818 तक चलता है। कब से कब तक चलता है? 1818 सॉरी 1712 तक। 1817 पेशवा काल रहता है, 1712। अब मैं बात करूं भैया पेशवा काल की, तो मेरे गुड़िया गुड्डो आप बोलोगे भैया कि पेशवा काल जो है 1712 से लेकर 1818 तक पेशवा काल रहा है। 1712 से 1818 कौन सा काल रहा है? पेशवा काल रहा है। ओके, आप कहेंगे पेशवा काल जो है इतने समय तक रहा है। यहां तक आप जान चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत वेल डन। आप वीडियो को यहां पे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, वो आपके पास ऑप्शन है, आप खुद ही करोगे, अपने दोस्तों के पास भेज दो। ओके, चलिए बात करते हैं आगे की। हम लोगों ने सब प्रथम जानेंगे मराठा साम्राज्य में भैया शिवाजी के बारे में, पर उससे पहले कुछ और बातें जान ले। शिवाजी से पहले बात जाननी ये जरूरी है भैया मराठा साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, कैसे ये साम्राज्य इतना शक्तिशाली हुआ और कैसे ये साम्राज्य मुगलों को धूल चटाने के लिए राजी हुआ, कैसे इसने मुगलों को धूल चटाई और कैसे इसने मुगलों को भजाया। पर कुछ इनके अंदर ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुगलों का साथ दिया और इस कारण से शिवाजी और संभाजी को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। जानेंगे क्या था पूरी परिस्थिति। चलो बात करते हैं मेरे भाई मराठा साम्राज्य की। एक बार फिर लिखेंगे मराठा साम्राज्य का उदय। यहां तक तो हमने जाना कि मराठा साम्राज्य को किस प्रकार से पढ़ेंगे हम लोग। ओके, अब हम जानना शुरू करेंगे भैया मराठा साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। फिर उसके बाद मराठा साम्राज्य के शक्तिशाली शासक जिनका नाम है शिवाजी, उनके बारे में बात करेंगे। मराठा साम्राज्य का उदय, राइस उदय। अब राइस से ये मत समझना चावल वाले जो राइस है उनकी बात नहीं कर रहा मैं, यहां पे बात कर रहा हूं उदय। एक होता है सनराइज और एक होता है सनसेट, तो एक होता है सनसेट और एक सनराइज। तो यहां पे क्या हुआ, सनराइज हुआ। बोलते हैं ना जब शिवाजी की मृत्यु हुई तो क्या कहते हैं कि सूरज छुप गया, सनसेट हो गया था, बोलते हैं, क्योंकि ये एक शक्तिशाली व्यक्ति थे और इन्होंने मराठा को नाक को चना बिनवा दिए थे। क्या बोलते हैं? नाक चना बिनवा दिए थे, बोलते ना, बोलते हैं मुहावरा कि नाक को चना बिनवाना। तो ये इन्होंने किया था। अब लिखेंगे जरा कि भैया मराठा साम्राज्य को हम लोग 3 प्रकार से उदय हुआ, इसका 3 तरीके से उदय का महत्वपूर्ण कारण रहा। क्यों मराठी जो है इतने आगे आए, क्यों मराठी ने अंग्रेजों का औरंगजेब का विरोध किया, क्यों मराठी ने मुगलों का विरोध किया, क्या कारण था मुगलों का विरोध करना? क्या उनको कोई मजे आ रहे थे इनका विरोध करने में? क्या कारण था अपनी जान को दांव पर लगाना? कोई व्यक्ति अपनी जान को दांव पर क्यों लगाएगा? क्या आवश्यकता पड़ी होगी ऐसी? तो सुनना जरा, क्या कारण थे, क्यों अपनी जान को लगाया। बोलेंगे भैया मराठा शुरुआत जो होती है, मराठा कहां पर रहते हैं? महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं। आप सब जानते हैं मुंबई और महाराष्ट्र वाले एरिया में मराठा आपको ज्यादा पाए जाएंगे। मराठी लोग जो वहीं पे रहते हैं। और जब ये मराठा साम्राज्य भी था वो महाराष्ट्र में ही स्थित थे। इसकी कुछ स्थिति है, उन स्थिति को जानेंगे हम लोग। सबसे पहले जानो भैया क्या हुआ मराठा संत। इनको महाराष्ट्र में क्या कहा गया? मराठा संत कहा गया। पहले ये लोग कैसे थे? मराठा संत के तौर पर रहते थे। कुछ किसी से बोलना नहीं, अपने काम से काम रखना। फिर भैया इन्होंने अपना एक साहित्य लिखा, साहित्य एक है। इन्होंने कहा कि साहित्य एक है, साहित्य क्या होता है मेरे भाई। और बस के बाद इनकी जो भाषा थी, महाराष्ट्र में रहने वाले संतों की क्या भाषा थी, ये लोग अपनी भाषा को मराठी भाषा कहते थे। नाम क्या रखा इन्होंने? अपने आप को कहा मराठा कहा इन्होंने, मराठा।
ये जब भी युद्ध में जाते थे तो किसका नाम लेते थे? हर हर महादेव बोला करते थे। क्या कहते थे? हर हर महादेव। हर हर महादेव जो शब्द है, इनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा और ऐसी मोटिवेशन पैदा करते थे, जो युद्ध में ये लोग लड़ने के लिए तत्पर रहते थे और अपनी जान को नहीं देखते थे और मुगलों को धूल चटाते थे। इसी प्रकार से इन्होंने अंग्रेजों को भी धूल चटाई। ओके, मराठी भाषा कौन सी थी मेरे भाई? भाषा थी इनकी भाषा मराठी। ये भाषा का प्रयोग महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज्यादा किया जाता है। मैं उदय की बात कर रहा हूं कि मराठा का उदय कैसे हुआ? मराठा संतों से इनका उदय हुआ। उसके बाद मेरे भाई क्या होता है कि औरंगजेब जो जब गद्दी पर आता है तो वो अपनी धार्मिक परिवर्तन नीति लाता है, धर्म परिवर्तन नीति। वो कहता है कि जो भी मराठा है, जो भी हिंदू है, जो भी सिख है, वो क्या करें कि वो इस्लाम को अपनाएं। क्या कहता है? कि वो इस्लाम को अपनाएं। तो क्या हुआ मेरे भाई? क्या लोगों ने इस्लाम को अपनाया? तो हाँ, आप कहेंगे भैया उनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे रहे जिन्होंने अपनाया और कुछ व्यक्ति ऐसे रहे जिन्होंने अपनी जान दे दी मगर इस्लाम को नहीं अपनाया। कहा कि मैं जिस धर्म को अपना है उसको ही मानूंगा, किसी दूसरे धर्म को नहीं मानूंगा। तो क्या कहेंगे आप कि हाँ जी भैया, ये बात सत्य है कि मराठाओं ने इस्लाम को नहीं अपनाया था। ओके, पर कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने हिंदुओं में थे, सिखों में थे, कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपनाया, पर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी पर इस धर्म को नहीं अपनाया। क्योंकि हर व्यक्ति का धर्म अपने लिए महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं कहेंगे भैया कि उनका धर्म ऐसा है, उनका धर्म वैसा है। मैं तो ये कहता कि हर व्यक्ति का धर्म उसके लिए महत्वपूर्ण है, पर उससे भी महत्वपूर्ण है एक इंसानियत। ओके, कि इंसान रहना कितना महत्वपूर्ण है। धर्म तो खैर हमने बनाया, ये तो सब हमारी ही करतूतें हैं, हमने ही किए ये सारे काम। क्या भगवान ने किसी को भेजा था तो ये कहा था कि जाओ और तुम इस्लाम धर्म बनाओ, जाओ तुम सिख धर्म बनाओ, जाओ तुम हिंदू धर्म बनाओ, जाओ तो ईसाई धर्म बनाओ, जाओ तो ये धर्म बनाओ, जाओ तो फलाना धर्म बनाओ? कि ये कहा था भगवान ने? नहीं ना, ये तो आपने खुद किया ना। आपने आए कि ये जाति बनाओ, ये धर्म बनाओ, ये बनाओ, फलाना ठिकना पंडित, ये वो। क्या इसमें कुछ रखा है? क्या बोलेंगे नहीं भैया इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें सिर्फ बुराइयां रखी है, इसमें सिर्फ एक दूसरे को मारना लिखा है, इसमें कुछ मार काट लिखी है। अगर आप सही व्यक्ति हो, सही से अस्तित्व के जानकार हो, आप सही से पढ़ते हो और आप एक अच्छे शिक्षार्थी हो, अच्छे छात्र हो, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई साहब कभी भी अपने आगे धर्म को मत लाने देना। कभी भी अपने आगे किसी भी परिस्थिति में धर्म को मत लाना। सिर्फ और सिर्फ आप एक चीज को रखना कि आप इंसान हो, इंसानियत के तौर पे रहो। ओके, हर व्यक्ति से ये बात करता हूं, हर धर्म की ये बात करता हूं, हर व्यक्ति के और हर धर्म के व्यक्ति से ये मैं बात कहना चाहता हूं। ओके, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। मैंने कहा भैया मराठा साम्राज्य का उदय, राइज ऑफ मराठा साम्राज्य। दूसरा कारण होता है भैया औरंगजेब का उदय, औरंगजेब की धार्मिक नीति। आप कहेंगे भैया औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी थी? कि औरंगजेब यही चाहता था ना, मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले आपको कि औरंगजेब क्या चाहता था कि मैं सभी को इस्लाम धर्म अपनाऊं, सभी को मुसलमान बना दूं। पर मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लोग मर सकते थे पर धर्म नहीं अपना सकते थे। ओके, लिखो औरंगजेब की धार्मिक परिवर्तन नीति, धर्म परिवर्तन नीति। मार्कर जरा चेंज करेंगे और लिखेंगे। हाँ जी, ये वही औरंगजेब है जिसके बारे में हमने आगे वाली वीडियो में, इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़ा था इसके बारे में कि इसने ही अपने पिता की मौत कर दी, अपने पिता को ही जेल में बंद कर दिया, अपने ही भाई को मार दिया और सर काट के अपने ही पिता के पास लेके गया था कि लो अपने प्यारे पुत्र का सर। धार्मिक नीति, धार्मिक नीति है बोले धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। मैं आपसे कहूं कि धर्म परिवर्तन के कारण ही क्या हुआ कि मुगल मराठा जो है आगे निकल कर आए। इन्होंने कहा कि भैया ये क्या करते ना, औरंगजेब जब कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता था तो औरंगजेब उसको मार दिया करता था। क्या करता था? मार दिया करता था। इससे क्या होता था? मराठा में क्रोध बढ़ता चला गया। मराठाओं ने कहा कि ऐसे में कब तक हम लोग मरते रहेंगे, ऐसे कब तक हम लोग मरते रहेंगे, हमें तो इनका जवाब देना होगा। तो एक दिन क्या होता है, मराठाओं में एक व्यक्ति उभर कर सामने आते हैं जो है शिवाजी, जिन्हें हम द नेवी द फाउंडर ऑफ इंडियन नेवी के कहते हैं। ओके, इंडियन नेवी के जनक, उन्होंने इंडियन नेवी का निर्माण किया है। ओके, द फादर ऑफ इंडियन नेवी, ओके, द फादर ऑफ इंडियन नेवी या फादर ऑफ नेवी।
दूसरा कारण क्या था, मुगलों का ज्यादा उभर कर सामने आना। दूसरा कारण क्या था, मुगलों का उदय, सॉरी, मराठाओं का उदय होना, उदय। ओके, कारण क्या था, भौगोलिक स्थिति। समझा कि जरा भैया भौगोलिक स्थिति क्या थी। अच्छा भैया भौगोलिक स्थिति कैसी थी, भौगोलिक से भी कुछ कारण बनते हैं क्या? हाँ जी भैया, भौगोलिक से भी कुछ कारण बनते हैं, भौगोलिक। जरा एक बार नजर से देखना मेरी तरफ को, और मैं बताने वाला कि भौगोलिक स्थिति क्या थी। आपने भारत का मैप जब देखा होगा, नहीं देखा तो देखो जरा, आपके पास मैप पड़ा होगा। मैंने बहुत पहले बोला था, जब भी मैं ज्योग्राफी आपको पढ़ाता हूं, जब भी मैं आपको पॉलिटी पढ़ाता हूं, जब भी मैं आपको इतिहास पढ़ाता हूं, तो सबसे पहले यही बात कहता हूं मेरे भाई कि मैप को अपने पास रखा करो। एक खाली मैप रखा करो, एक दो बड़े मैप रखा करो, एक दो बड़े मैप लगा के रखो, आप प्राकृतिक मैप रखो, आप लोग राजनीतिक मैप रखो, भारत के मैप जरूर रखो। प्लस में आप संसार के मैप अपने पास जरूर रखना, क्योंकि मैप से जो जानकारी मिलती है वो आपके लिए पेपर में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहां पे जो मैं बात बताने वाला हूं उसको जरा ध्यान से सुनो मेरी बात। ओके, मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि भैया मराठा का भौगोलिक स्थिति कैसी थी। अगर मैं आपसे बात करूं भैया, मुगल कैसे एरिया में रहा करते थे, मुगल जो है समतल एरिया में रहा करते थे। कैसे? समतल एरिया में। और मैं बात करूं भैया मराठा, मराठा जो थे वो कहां रहते थे, वो पहाड़ी एरिया में रहते थे, उस क्षेत्र में रहते थे जहां वो पहाड़ के जंगलों वाले एरिया में, पहाड़ी क्षेत्र में रहा करते थे। अच्छा, छावा मूवी किस किस ने देखी है, जरा बताएगा कोई मुझे कि भैया छावा मूवी मैंने देखी है, मैंने देखी है, मैंने देखी है। देखिए किसी ने? यस भैया, हमने छावा देखी है। छावा मूवी जब देखी है तो क्या देखा आपने उसमें, क्या देखा? भाई मूवी देखने जाते हो आप, मजे में देखने गए थे क्या? कुछ तो चीज देखी हो ना, तो क्या देखा आपने? देखा कि भैया उसमें युद्ध नीति कैसी है, उसमें औरंगजेब ने मराठाओं पर किस प्रकार से अत्याचार किए हैं, ये देखा। कि आपने उसमें एक चीज और देखी कि भैया उन लोगों ने युद्ध कैसे किया, युद्ध कैसे किया, उनकी भौगोलिक स्थिति कैसी थी, वो लोग जंगलों में लड़ते कैसे थे, कौन सी पद्धति अपनाते थे युद्ध के लिए, जो कि शिवाजी ने निर्माणित करी थी एक पद्धति। उस पद्धति के बारे में बात करेंगे, उसी के माध्यम से ये लोग जंगलों में बहुत अच्छे से लड़ सकते थे, क्योंकि इन लोगों को जंगलों में रहने का और लड़ने का एक्सपीरियंस था। मुगलों को वो एक्सपीरियंस नहीं था। मुगलों को चलने का एक्सपीरियंस, उनके पैर दर्द हो जाते थे, उनको गिर पड़ते थे, ऊपर खबर एरिया में चलना बड़ा मुश्किल हो पाता है। पर जो वहां का रहने वाला व्यक्ति है, जो वहीं पर रह रहा है, उसका जीवन ही वहां पर व्यतीत हुआ है, तो वो तो उसमें एरिया में आराम से चल सकता है। संबंध की बात है ना, अच्छी बात कही ना, बोला हाँ जी भैया। तो क्या कहा मैंने, भौगोलिक स्थिति। अगर आप यहाँ पे देखिए, हल्का सा थोड़ा सा मैं छोटा सा मैप बनाता हूँ भारत का, जरा सुनना, जरा छोटा वाला एरिया बनाता हूं मैं। यहां पे तो भैया दिल्ली वगैरह पड़ जाती है, यहां पर जम्मू कश्मीर पड़ता है ऊपर की ओर। आपको जब मैं बोलूं कि भैया इस एरिया में, हाँ जी, गुजरात ऊपर, राजस्थान ऊपर, इसके आसपास में आप देखेंगे भैया महाराष्ट्र पड़ता है। कहीं कहां पे पड़ता है महाराष्ट्र? आप बोलोगे भैया महाराष्ट्र जो है इस वाले क्षेत्र में पड़ता है, लगभग लगभग यहीं पे पड़ता है। क्या पड़ता है आपका? महाराष्ट्र पड़ता है। जब मैंने आपसे बात की भैया महाराष्ट्र क्या पड़ता है, तो आप बोलोगे ऊपर की ओर अगर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश, इन सब एरिया में क्या पड़ता है? पहाड़ी क्षेत्र है। नीचे क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है, ऊपर ही पहाड़ी क्षेत्र है। मराठा कौन से क्षेत्र में रहते थे? पहाड़ी क्षेत्र में। आप जाएंगे महाराष्ट्र में तो आप देखेंगे महाराष्ट्र में ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र एरिया है। अजंता की गुफाएं यहीं पे स्थित है, जानते हैं ना? बोलेंगे हाँ जी भैया। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, बोलेंगे जरा? बहुत सारी चीजें यहाँ पे स्थित है। मैंने बात कही आपसे कि भैया मुगलों का जो, मुगल कहाँ रहते थे? मुगल दिल्ली और आगरा में अपना शासन ज्यादातर करते थे। मुगल कहाँ? दिल्ली और आगरा में अपना शासन ज्यादातर करते थे, और बाकी एरिया में औरंगजेब चाहता था कि मैं पूरे भारत को हथिया लूं। मराठा को उदय के लिए भूगोल की स्थिति भी बहुत काम आई। क्या करता था? देखो यहां पे तो थे मराठा, एम से मराठा और एम से मुगल, M2। ओके, M2 मुगल 2 और मराठा 1। तो M2 मतलब मुगल और M1 मराठा। ओके, ये लोग ऐसी ऐसी स्थिति। अब यहां से आप ऊपर की ओर जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां से आप ऊपर की ओर जाओगे तो आपको मिलेगा पहाड़ी क्षेत्र, और यहां से जब आप नीचे क्या होगे तो आपको क्या मिलेगा? पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा। जाहिर सी बात है, मुगल नीचे को आ रहे थे और मराठा ऊपर को जा रहे थे। मराठाओं को चलने की तकनीक पता थी, जाहिर सी बात तकनीक है, उसमें नॉर्मल बात है, वो लोग तो वही चल रहे हैं। आप अगर कोई जम्मू कश्मीर से होगा, कोई उत्तराखंड से होगा, कोई राजस्थान से होगा, कोई यूपी से होगा, कोई बिहार से होगा, कोई पंजाब से होगा, कोई पाकिस्तान से नहीं होगा, कोई पाकिस्तान से नहीं होगा, तो यहां से वीडियो देख रहे होंगे। तो जब आप देख रहे हो तो अपने क्षेत्र का एक बार एनालाइज करो भैया कि मेरा क्षेत्र कैसा है। जरा सोचो कि आपका क्षेत्र कैसा है, आपका जो क्षेत्र है, आपका क्षेत्र कैसा है? आप तो जिस क्षेत्र में रहते हो वो क्षेत्र आपका कैसा है? ऊबड़ खाबड़ है,
समतल है, पथरीला है, कैसा है? तो जरा समझो, अभी अपने अपने हिसाब से सोचना जरा। तो मैंने कहा भौगोलिक स्थिति, मैंने बता दिया आपको भौगोलिक स्थिति क्या थी। अब जरा समझ लो यहाँ पे, मराठा कहाँ रहते थे? मराठा यहाँ पर, मराठा ऊपर। अगर मैं बात करूं मुगल नीचे, मान लो मुगल, क्योंकि मुगलों का राज तो यहाँ पे भी था, मराठा तो एक क्षेत्र में रहते थे, मुगल तो बहुत ज्यादा क्षेत्र में शासन कर रहे थे, है ना। तो जला समझना, बीच में पड़ता एरिया ये है समतल और ये है समतल एरिया, ये है ऊबड़ खाबड़, ये है समतल एरिया। ये समतल एरिया में कौन रहते थे? मुगल रहते थे, और ऊबड़ खाबड़ एरिया में कौन मराठा रहते थे। मुगलों को चलने का तरीका पता नहीं था ऊबड़ खाबड़ एरिया में, मराठा को दोनों तरीका पता था कि हमें ऊबड़ खाबड़ में कैसे चलना और समतल में कैसे चलना है। तो इसी नीति के कारण ये लोग, अपने भौगोलिक स्थिति के कारण भी ये लोगों का उदय हुआ, भौगोलिक स्थिति के कारण भी ये लोग उभर कर सामने आए। यहां तक क्लियर रखेंगे भैया, मुगल मैदानी इलाकों में रहते थे और मराठा पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे। इतनी बात क्लियर हो चुकी है, एक बार बताएंगे जरा। फिर मैं शुरू कर रहा हूं इस वंश के शासक के बारे में जानना, कि भैया मराठा साम्राज्य का जो शासक हुआ है वो कौन हुआ है, और क्यों इन्होंने इस गद्दी को, इस मराठा साम्राज्य को इतना शक्तिशाली बनाया। बात करेंगे जरा, सामने देखेंगे आप लोग। अब इसको मैं बता रहा हूं, इसकी शॉट देना ले लो, अगर नहीं ले लो भाई वीडियो को पुश करके बाद में इसकी शॉट ले लेना। अब जरा बात करेंगे हम लोग शिवाजी के बारे में, कि मेरे भाई शिवाजी ने कैसे कैसे इस मराठा साम्राज्य को आगे लाए और किस प्रकार से मुगलों को नाको चना बिनवा दिए। लिखेंगे जरा, मराठा संस्थापक शिवाजी लिख लो सीधा, है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज कुछ है ना, मुंबई में वो है ना एयरपोर्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज। हाँ जी, छत्रपति शिवाजी महाराज का शासनकाल की बात करो, 1627 से लेके इन्होंने किया है 1680 तक दिल्ली की गद्दी, सॉरी मराठा की गद्दी पर शासन। मराठा की गद्दी पर शासन क्या किया, इन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों का ही सामना किया, सही बताऊं तो। क्यों? क्योंकि इनके खिलाफ औरंगजेब जो है वो रणनीति बनाता रहता था इनको मारने के लिए, पर ये भी बड़े सातिर थे, बोला आओ बेटा तुम्हें मजा चखाते हैं। औरंगजेब जब भी अपनी सेना भेजता था, ये उसको अच्छे प्रकार से धोया करते थे अपने साथ, अपने साथियों के साथ मिलकर। क्यों? क्योंकि युद्ध नीति भैया, युद्ध नीति इनकी तकनीकी बहुत अच्छी थी। इनको हम लोग द फादर ऑफ इंडियन नेवी कहते हैं, क्योंकि इंडियन नेवी को इन्होंने इतना विकसित किया, इतना आगे तक ले गए और नेवी का विकास किया। जानते हैं इतनी बात को? बोलिए यस भैया जानते हैं। आगे बात करते हैं, इनको कहते हैं संस्थापक। ये क्या संस्थापक है? फाउंडर है, संस्थापक। किसके संस्थापक? साम्राज्य के, मराठा साम्राज्य के, मराठा साम्राज्य, मराठा एम्पायर। बात करें अगर मैं आपसे कि भैया इनका जो जन्म हुआ वो कब हुआ, जन्म, तो इन महान व्यक्ति का जन्म कब होता है? जन्म होता है मेरे भाई 6 अप्रैल 1627। हाँ 1627 में इनका जन्म तो नहीं हुआ यार। एक मिनट में कंफर्म करके ये बताता हूँ कि इनका जन्म कब हुआ, मेरे को कंफ्यूजन है नहीं इस बात पे, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी ना। फिर अच्छा ही लगेगा। शिवाजी का जन्म आई थिंक 1627 में ही सही लग रहा है, फिर एक बार देख लेते हैं ना। एक मिनट में जरा, आ जाओ भाई। सही है, हम लोग बोल रहे क्या, 6 अप्रैल 1627। कहीं कहीं आपको मिलेगा 19 फरवरी 1630 को भी हुआ, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, पर जो आयोग ने माना, जो माना है 6 अप्रैल 1627 को इनका जन्म हुआ। क्या हुआ? 6 अप्रैल 1627 को इनका जन्म होता है। लिखना जरा, अप्रैल 1627, 6 अप्रैल 1627 को क्या होता है? शिवाजी का जन्म होता है। कहां पर होता है? आप बोलेंगे भैया सिबनौर दुर्ग महाराष्ट्र। कहां पर? हाँ जी महाराष्ट्र में होगा। लिखेंगे जरा, सिबनौर दुर्ग,
सिवनौर दुर्ग। ये कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर? महाराष्ट्र में क्या होता है? शिवाजी का जन्म होता है सिवनौर दुर्ग महाराष्ट्र के अंदर। ओके, इतना याद रखेंगे। बोले हाँ जी भैया। बात करते हैं इनके पिताजी से पहले इनके दादाजी के बारे में जानना जरूरी है। पिताजी के बारे में क्यों? क्योंकि पिताजी के बारे में बाद में जानेंगे, पहले दादाजी के बारे में जानो कि दादाजी कौन थे, क्या कारण था इनका, दादाजी का क्या योगदान रहा है ना। दादाजी दादाजी का जो नाम था वो क्या था? मालोजी। सुना है ना आपने, जब आपको मराठा साम्राज्य पढ़ा होगा या आपने जाना होगा तो मालोजी के बारे में भी आपने सुना होगा। तो शिवाजी के दादाजी कौन थे? वो थी मालोजी। मालोजी। अब बात करते हैं भाई इनके पिताजी के बारे में कि भाई इनके पिताजी कौन थे। तो पिताजी थे शाहजी भोसले। क्या नाम था? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले, सॉरी, पिता। बेसिक बेसिक जानकारी है, उनको लेते जाना। पिता का नाम क्या है? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले, शाहजी भोसले। अच्छा, शाहजी भोसले की जो है दो वाइफ है। क्या वाइफ है? दो वाइफ है। तो पहली वाइफ कौन है? पहली वाइफ तो होंगी जीजाबाई। कौन होंगी? जीजाबाई। दूसरी वाइफ कौन थी? दूसरी वाइफ जो थी वो तुकाबाई थी। कौन सी? दूसरी वाइफ जो है वो तुकाबाई है। पहली वाइफ अगर मैं बात करूं, शिवाजी की माता कौन है? वो जीजाबाई है। जीजाबाई, ये कौन है? शिवाजी की माता है। अच्छा, शिवाजी की माता जो है किस वंश से संबंध रखती है? प्रश्न आपसे बनेगा कि बताओ मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी, उनकी माता जो है वो किस वंश से संबंध रखती है? जीजाबाई उनकी माता किस वंश से संबंध रखती है? तो आप कहें भैया इनकी माता जो है वो यादव वंश से संबंध रखती है। तो शिवाजी जो है अगर मैं बात करूं तो एक प्रकार से माता पक्ष से यादव वंश से भी संबंध रखते हैं, माता पक्ष से। यादव वंश। अच्छा, मैं बात कर रहा था भैया शाहजी भोसले की सेकंड वाइफ। तो वाइफ जो है सेकंड वाइफ का नाम क्या होगा? तुकाबाई। आप बोलेंगे भैया सेकंड वाइफ का जो नाम है वो तुकाबाई है। तुकाबाई। तुकाबाई जी जो है इनकी सेकंड वाइफ है, दूसरी वाइफ है। फर्स्ट वाइफ कौन है? फर्स्ट वाइफ जो है जीजाबाई है, जो कि शिवाजी की माता जी भी है। क्लियर रखेंगे? बोले हाँ जी भैया क्लियर रखेंगे। फर्स्ट वाइफ जो है जीजाबाई है, जो कि शिवाजी की माता जी भी है। और सेकंड वाइफ तो जानते हैं, दूसरी पत्नी तुकाबाई। ओके, इतना याद रखेंगे। अच्छा, आगे बात करते हैं भैया और क्या बात हो सकती है इनके बारे में। तो बात करते हैं इनके गुरु। शिवाजी के गुरु कौन रहे हैं? हाँ जी, हर व्यक्ति के जीवन में गुरु होता है और जो उसको हर प्रकार की शिक्षा देता है कि आप ये करो, आप ये मत करो। तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु होता है। आपके भी कोई गुरु होंगे, आपके भी बहुत सारे गुरु हैं जिनको आप पढ़ते हो, जिनसे आप पढ़ते हो, जिनसे आप कुछ अच्छी बातों की शिक्षा लेते हो। हर व्यक्ति का कोई ना कोई जीवन में गुरु होता है। तो इनके लिए गुरु थे। गुरु का नाम क्या था मेरे भाई? रामदास। अब ये जो रामदास थे वो कैसे गुरु थे? देखो, कुछ गुरु होते हैं आध्यात्मिक, कुछ गुरु होते हैं राजनीतिक, कुछ गुरु अलग प्रकार से होते हैं, शिक्षा देते हैं। तो इनके जो गुरु थे वो कैसे थे? कौन से प्रकार के गुरु थे? पहले तो नाम लिखो, रामदास। रामदास किस प्रकार के गुरु थे? ये जो गुरु थे वो आध्यात्मिक गुरु थे। आध्यात्मिक का ज्ञान इनसे लिया है। आध्यात्मिक गुरु कैसे? गुरु आध्यात्मिक। अच्छा जी, अब बात आती है इनके एक संरक्षक भी हुए। संरक्षण मतलब जिनका संरक्षण किया इनके पिताजी के बाद, इनकी जो रक्षा करी, इनका जो संरक्षण करी वो किसने किया? शिवाजी का संरक्षण भी रहे हैं। संरक्षक कौन थे? तो संरक्षक जो है वो सुन नजर, संरक्षक संरक्षक जो है वो दादाजी कोंडदेव है। कौन है? दादाजी कोंडदेव। अब दादाजी कोंडदेव नाम से ये मत समझना कि इनके दादा हैं। दादा कौन है? दादा तो भैया ये मालोजी, ये इनका नाम है, बस इतना याद रखना। वो दादा नहीं है, इनके उपाधि है और इनका नाम ऐसा है, दादाजी कोंडदेव। तो दादाजी कोंडदेव जो इनके संरक्षक रहे हैं। बच्चों को कंफ्यूजन लगा भैया ये तो दादा ये है, फिर ये कौन है? ये इनके संरक्षक, इनका नाम दादाजी कोंडदेव है। वैसे दादा नहीं है, दादाजी कोंडदेव। कौन है भाई मेरे? आप बोलेंगे दादाजी कोंडदेव जो इनके संरक्षक रहे हैं। इतना याद रखेंगे? हाँ जी, हाँ जी, इतना याद रखेंगे। अच्छा, ये जो इनके गुरु भी रहे हैं,
संरक्षक भी है प्लस गुरु भी है। किस प्रकार के गुरु है? तो बोले भैया राजनीतिक गुरु है। कैसे गुरु थे ये राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक ज्ञान किससे लिया? इनसे लिया, राजनीतिक गुरु। गुरु किस प्रकार के गुरु थे मेरे भाई? राजनीतिक गुरु थे। अच्छा, अब बात करते हैं शिवाजी की पत्नी। कौन वाइफ कौन है इनकी? पत्नी। वाइफ कौन है? वाइफ बोलेंगे इनकी दो तीन वाइफ थी, तो इसलिए बोलेंगे पत्नियां बोलेंगे, पत्नी नहीं बोलेंगे। एक तो है साई बाई है, एक कौन है? साई बाई। माफी चाहूंगा कि माइक थोड़ा बंद हो गया था, इसका आवाज नहीं जा पा रही थी। तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो कहां से अपना रुक गया था, जहां से मुझे लगता है कि यहां से अपना रुक गया था। मैंने क्या बात करी भैया? इनके गुरु कौन थे? गुरु थे रामदास, आध्यात्मिक गुरु। कैसे गुरु? आध्यात्मिक गुरु। फिर मैंने आपसे बात करी भैया इनके जो संरक्षक रहे हैं। हाँ जी, संरक्षक वो व्यक्ति जो इनकी रक्षा करता है, जो इनको युद्ध नीतियां सिखाता है, इनको आगे ले जाने का कार्य करता है। तो संरक्षक कौन थे इनके? संरक्षक थे भैया दादाजी कोटदेव। ये इनके दादा नहीं है, इतना याद रखना। ये दादा तो इनके कौन है? मालो जी हैं, पर इनका नाम ही दादाजी कोटदेव है। तो याद रखना इनके दादा तो मालो जी हैं, पर इनका नाम क्या है? ये जो संरक्षक उनका दादाजी कोटदेव है। ये कैसे गुरु रहे इनके? ये इनके गुरु भी थे। तो कैसे गुरु थे? राजनीतिक गुरु थे। राजनीति की जो जानकारी इनसे ली है। अब बात करते हैं भैया शिवाजी की पत्नियों के बारे में। पत्नियां, हाँ, पत्नियां क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जब किसी व्यक्ति की पत्नी एक होती है तो उसको कहते हैं पत्नी, और जब ज्यादा होती है तो क्या कहते हैं? पत्नियां कहते हैं। तो समझे कि पत्नियां कहेंगे, पत्नी नहीं कहेंगे। जैसे कि आपके साथ भी शायद ऐसा होगा कि किसी की एक भी होगी, किसी की दो भी होगी, किसी की तीन चार होगी, और शायद किसी का ऐसा भी बेचारा किसी की एक भी नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है भैया, पत्नी एक ही रखो पर अच्छी रखो। ज्यादा रखोगे तो खतरनाक चीज शामिल होगी। पता है ना कि राजा महाराजा चलो उस समय रख लिया करते थे। क्यों? उनके पास पैसा था भैया। तुम्हारे पास क्या है? एक सरकारी जॉब भी नहीं अभी तो फिलहाल। ओके, तो थोड़ा उस पर ध्यान कम दो, इस पर ध्यान ज्यादा दो, पढ़ाई पे। पैसा वैसा आएगा फिर मत करना फिर भी। ओके, तो गर्लफ्रेंड वगैरह मत बनाओ, ऐसी चीजें। ओके, समझदार हो, समझोगे बातों को। मैंने क्या कहा? साई भाई पत्नियां कौन कौन सी थी मेरे भाई? हाँ जी, मैंने क्या कहा आपसे कि भैया पत्नियां कौन कौन सी हैं? पत्नियां, हाँ जी, पत्नियां कौन कौन सी हैं? पत्नी जो है एक तो साईबाई है, सोराबाई है, और एक है पुतली बाई। पुतली बाई वो पत्नी है जो पति के साथ ही सती हो गई। तो मैं कहूंगा कि हाँ, ज्यादा पत्नियां पहले के समय पे सही थी, क्योंकि देख रहे हो कितना प्रेम कर रही है भैया, पति के साथ ही सती हो गई। सती का मतलब क्या होता है? अपने पति की चिता के साथ ही अपने आप को मृत्यु में झोंक देना। तो उसको कहते हैं सती होना, पति के साथ प्रेम ज्यादा करना। ओके, तो ये क्या हो? पति के साथ सती हो गई। अब बात आती भैया कि शिवाजी के राज्याभिषेक। शिवाजी ऐसे व्यक्ति है मराठा साम्राज्य के अंदर जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है दिल्ली मराठा की गद्दी पर। कितनी बार? 2 बार। 2 बार ये मराठा की गद्दी पर बैठे हैं, 2 बार ये शासक बने हैं। समझ में आता है कि भैया 2 बार मतलब कि अलग अलग टाइम पीरियड पे नहीं, टाइम पीरियड एक ही था। टाइम था 1674, 1674। जगह थी रायगढ़ का किला। ओके, 2 व्यक्तियों ने किया इनका राज तिलक, 2 व्यक्तियों ने किया इनका राज तिलक, 2 व्यक्तियों ने किया इनका राज्याभिषेक। पहले व्यक्ति है, पहला जो राज तिलक वो गंगा भट्ट द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? गंगा भट्ट द्वारा। कहां पर किया गया? काशी के अंदर किया गया। दूसरा जो है राज तिलक भैया वो कहां किया गया? वो किया गया मेरे भाई निश्चलपुरी में। और किसने किया? गोस्वामी जी ने किया। गोस्वामी जी ने किया निश्चलपुरी में। दूसरा जो है गोस्वामी जी ने किया। याद रखेंगे भैया। हाँ, दूसरी बात मैंने आपसे कही भी छत्रपति शिवाजी की उपाधियां। तो सबसे पहले छत्रपति जो है इनकी एक उपाधि है। उसके बाद इनकी एक उपाधि आती है भैया, वो है हिंदू धर्म का उद्धारक। हिंदू धर्म को आगे ले जाने वाला, हिंदू धर्म को उद्धार करने वाला। क्या कहते हैं? हिंदू धर्म उद्धारक। ओके, दूसरी बात मैंने कही भैया इनका साकांतो, नए युग का प्रारंभ करने वाला। कैसा? साकांतो का अर्थ क्या होता है? नए युग का प्रारंभ करने वाला, एक युग को आगे ले जाने वाला। समझे यहां तक कि साकांतो का अर्थ क्या हुआ? साकांतो का अर्थ हुआ नए युग का प्रारंभ करने वाला। याद रखेंगे? क्लियर बोलेंगे? हाँ जी भैया, यहां तक तो हम लोगों को याद रहेगा क्लियर कि भैया नए युग को आरंभ करने वाला साकांतो कहा जाता है। ओके, साकांतो। चलिए अब बात करते हैं इनके कुछ युद्ध अभियानों के बारे में, या फिर छोड़ते हैं इनको अभियानों को जो है ना बाद में करते हैं। एक चीज और जान लो, थोड़ी सी है वो भी जान लो। दादाजी कोटदेव की मृत्यु हो जाने के बाद
दादाजी कौंडदेव की मृत्यु हो जाने के बाद क्या होता है, शिवाजी जो है शासन की गद्दी पर आते हैं 1674 में। बोला ना मैंने कि 2 बार राज्याभिषेक हुआ, पहली बार गंगा भट्ट द्वारा किया गया, दूसरी बार किसके द्वारा, गोस्वामी दास द्वारा किया गया निश्चलपुरी में, है ना। तो 2 बार इनका राज्याभिषेक हुआ, 90 और 1674 में, 1674 में। कहां पर हुआ, रायगढ़ के किले में हुआ। बोलेंगे एक बार, बोलेंगे जरा, लिखेंगे दादाजी कौंडदेव, मेरे साथ साथ में बोलना जरा, दादाजी कौंडदेव दादाजी कौंडदेव जी की मृत्यु के बाद, क्योंकि संरक्षण थे ना, पिताजी की मृत्यु के बाद संरक्षण में आ गए थे, दादाजी कौंडदेव इनका संरक्षण कर रहे थे। जब दादाजी कौंडदेव की मृत्यु होगी तो कौन संरक्षण में आएगा, शासन में तो फिर शिवाजी ही आएंगे ना। बोले हाँ जी भैया, शिवाजी ही आएंगे। तो बात, दादाजी कौंडदेव की मृत्यु के बाद शिवाजी गद्दी पर बैठे, शिवाजी गद्दी पर बैठे कब बैठे ये, आप बोलेंगे 1674 में बैठे। कब, 1674 में बैठे, याद रखें क्लियर। बोले हाँ जी भैया, 1674 में बैठे। यहां तक याद रखेंगे भैया, और यहां तक ये बातें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन सभी बातों का ध्यान रखना। और क्या, और लिखते जाना, रिकॉर्ड जरूर करना इनको, ओके। अच्छा, दादाजी कौंडदेव की मृत्यु के बाद शिवाजी गद्दी पर बैठे, बैठ के गद्दी पर बिठा दिया हमने, बोले हाँ जी भैया। चलिए, ये आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी जो बची कुछ बातें होंगी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इनके अभियान और बहुत सारी चीजें। और उसी वीडियो में हम लोग इनके उत्तराधिकारी के बारे में बात भी कर लेंगे कि भाई इनके उत्तराधिकारी कौन कौन से हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे उसी वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक याद रखेंगे, यहाँ तक क्लियर है सभी को, बोलेंगे यस, एक बार बोलेंगे जरा, बोलेंगे हाँ जी भैया यहाँ तक क्लियर है, नो डाउट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और भेज देना अपने प्यारे प्यारे मित्रों के पास, प्यारे प्यारे मित्रों के पास, हो गए, उनके पास नहीं जो वीडियो को देखते नहीं है, और खास उनके पास जो इसके आप रात भर चैटिंग करते रहते हैं और व्हाट्सएप बंद नहीं होता, आपका रात भर ऑनलाइन रहता है। तो अगर वो पढ़ते हो तो भेजना, वरना फालतू में डिस्टर्ब मत करना, ओके। तो चलिए, सभी से मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं साथी।